क्या कर रहे थे, हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप्स देख रहे थे और साथ ही साथ उसके टूल्स भी देख रहे थे, है ना। तो हम लोगों ने पहला स्टेप क्या देख लिया था, हम लोगों ने देख लिया था कि पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी डीएनए को, जिसका भी हम लोगों को क्या करना है भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है और फर्दर जिसका हम लोगों को प्रोटीन हम लोगों को मिलना है, ठीक है ना। तो हम लोग आइसोलेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आइसोलेट करना था हम लोगों को। तो आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या बोले थे कि भाई अकेले डीएनए तो न्यूक्लियस में बैठा नहीं रहता है ना, साथ में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आरएनए है और बहुत कुछ है, तो फिर हम लोग लिपिड है ना। तो सबको डाइजेस्ट करके हटाना पड़ता है पहले, तो उसके लिए क्या पर्टिकुलर एंजाइम्स थे, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिए। और फिर हम लोगों ने डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करा, कट करा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोग पढ़े थे ना, डीएनए को हम लोगों ने इसी से क्या करा था, कट करा था। और हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हम लोग इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर रहे हैं तो न्यूक्लियस जो क्लास है उसी से ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, मतलब दो क्लास होता है न्यूक्लियस का, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस और एक होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो है वो एंड पर क्या करेगा, डीएनए को एंड पर कट करता है और एंडोन्यूक्लियस वहीं भी बीच में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में क्या करता है, कट करता है। और वो पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वो हमेशा पैलिंड्रोमिक होता है, ठीक है ना, जिसमें से हम लोगों ने कुछ इको का और बैम हाई का एग्जाम्पल भी देखा था, ठीक है ना। और जब हम लोग इसको कट करते हैं तो कभी ब्लंट एंड बनता है, कभी स्टिकी एंड बनता है। ये ब्लंट एंड स्टिकी एंड आया है समझ में, नहीं, चलो एग्जाम्पल के थ्रू पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि ब्लंट एंड और स्टिकी एंड क्या बन रहा है, ठीक है। चलो कुछ हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही किया था, जैसे कि इको आर, ठीक है, इको R1, ठीक। तो इको RN1 का क्या सीक्वेंस था, क्या सीक्वेंस था, GAATTC, GAATTC 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये क्या बनेगा, CTTAAG, ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमने क्या करा था कि इसमें जो कटिंग होती है ना वो G और A के बीच में होती है, ठीक है। यहाँ पर G और A के बीच में क्या हुआ, कट होगा, ठीक। जब इसकी कटिंग हो जाएगी तो ये कैसा दिखेगा, ठीक। हम लोगों के पास क्या बचेगा, ये कट कर निकल गया, मान लीजिए यहाँ से कटिंग हुआ तो ये कट कर हट गया, ये वाला पार्ट बचा, ठीक। इधर से डीएनए है ना, उधर से है, ठीक है ना। अब देखो G3C है, TTAA है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, हट गया है, ठीक है। इनके कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है यहाँ पे, ठीक। अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो हम लोग वेक्टर की कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बात किया था कि जब हम लोग वेक्टर की कटिंग करेंगे तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करते हैं, ठीक है, बात किए थे ना हम लोग, ठीक। अब मान लो कि सेम से ही करेंगे हम लोग तो उसमें भी तो यही सीक्वेंस होगा, ठीक है ना, उसमें भी तो यही सीक्वेंस होगा। और कटेगा तो एक सीक्वेंस उसका क्या निकलेगा, उसका एक सीक्वेंस निकलेगा AATTC 3' और इधर G', ठीक, यही निकलेगा ना। अब क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो इनमें क्या, ये भाई इनमें अपना ही अट्रैक्शन है, ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये जाएंगे और यहाँ पर जाके आराम से चिपक जाएंगे थ्रू द एंजाइम लाइगेज, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। तो इस तरह का एंड जो होता है ना स्टिकी एंड कहलाता है, ठीक। इस तरह का एंड जिसके कॉम्प्लीमेंट्री खाली है ना, इधर कटिंग हो गई है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री खाली, और आराम से जाकर क्या करेंगे, ये जाकर दूसरे वेक्टर के साथ आराम से क्या कर लेते हैं, अपना बॉन्डिंग बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये फिर अपना फॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह का एंड कहलाता है स्टिकी एंड, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी एंड होते हैं जैसे कि एक कौन सा एंजाइम है, SMA1 CCCGGG, एक है SMA1, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है CCCGGG, ठीक, 5' to 3' ऐसा होता है, ठीक है। तो 3' to 5' क्या होगा, GCC है ना, और ये हमेशा कट करता है C और G के बीच में, ठीक है ना, ये C और G के बीच में कट करता है। तो कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, नीचे से भी यहाँ पर करेगा,
ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब ये अलग हुआ, जब ये अलग हुआ तो इसके पास क्या बचा, सी सी जी और जी जी सी जी जी सॉरी, हाँ ठीक तो था, जी 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 बचा है ना, और इधर क्या बचा, जी 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 सी सी सी। ये सब अपने क्या है, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटा है, ठीक है ना, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टूटा है, तो ये आराम से कहीं चिपकेंगे जाकर, नहीं चिपकेंगे। तो ये एंड कहलाता है ब्लंट एंड, ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी ये अपना है ऑलरेडी, ठीक है ना, इसके कॉम्प्लीमेंट्री खाली नहीं है, तो ये एंड कहलाता है ब्लंट एंड। ठीक, तो इसका जो एंडिंग कहलाएगा ये कहलाएगा ब्लंट एंड, और इसका जो एंडिंग है ये क्या कहलाएगा, जो भी एंडिंग रहेगा, जो भी इधर हो या इस तरफ हो, क्या कहलाएगा, स्टिकी एंड। ठीक है ना, समझ में आई बात, ठीक, ब्लंट एंड और स्टिकी एंड आ गया समझ में। हम लोगों ने इसके बाद क्या देखा था कि जो फ्रैगमेंट कट होकर के निकलता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, हम लोग क्या करते हैं, उसको साइज के अकॉर्डिंग, है ना, फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसी को किसी चीज से आइसोलेट कर रहे हैं तो उसकी संख्या क्या होती है, कम होती है, मतलब थोड़ा सा फ्रैगमेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले उसका मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं, जो हम लोग जो थर्ड स्टेप में जाएंगे, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक, एम्प्लीफिकेशन मतलब कि उसकी बहुत सारी क्या करेंगे हम लोग, कॉपी तैयार करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी कॉपी किसके थ्रू तैयार करते हैं हम लोग, पीसीआर के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। पहले भी पढ़ रखा है, पहले भी पढ़ रखा है पीसीआर के बारे में, कुछ पढ़ा था तुम लोगों ने, क्या पढ़ा था, ये मल्टीपल कॉपीज बनाया जाता है डीएनए का। कहाँ पढ़ा था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था ना, ठीक है। 1983 में कैरी मुलिस नाम के साइंटिस्ट ने इस टेक्निक की खोज की थी। इससे पहले ये इस पीसीआर की खोज से बहुत 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 क्या हो गया, आराम हो गया, आसान हो गया किसी भी फील्ड में, इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हम लोग एक स्मॉल फ्रैगमेंट को निकाल रहे हैं, या फिर हम लोग फिंगरप्रिंटिंग में भी देखे थे कि जब कोई कहीं से क्लू मिलता है कि कौन क्या है, क्राइम कौन कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग को एक बूंद हो सकता है ब्लड का मिले या एक बाल मिले, तो एक ही डीएनए मिलता, तो हम लोग उसकी मल्टीपल कॉपी पहले बनाए, तब जाके मतलब एक ही मिला है, मान लीजिए वो डिस्ट्रॉय हो गया तो, या ठीक से रिजल्ट नहीं आया तो हम लोगों को उसकी पहले मल्टीपल कॉपी बना लेने के, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक टेक्निक है, ठीक है ना, कि पहले हम लोग उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं और उसके बाद रिसर्च करते हैं, ताकि फिर वो अगर एक दो खराब भी हो जाए तो बाकी चलता रहे। ये बहुत बड़ी क्या थी, खोज थी, ठीक है ना। तो पीसीआर में एक्चुअली होता क्या है, एक डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनती है, तो हम लोग डीएनए टू डीएनए बनता है कैसे, हो तो हम लोग जानते हैं कैसे बनता है, कौन से नेचुरल प्रोसेस से, रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रखा है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं पढ़ रखा है, हाँ याद आ रहा है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि पीसीआर टेक्निक ऐसे काम करती कैसे है ना। चलो ठीक, तो पीसीआर में मेन जो है ना रोल टेम्परेचर का है हर स्टेज पे, ठीक है ना। तो कुछ कुछ स्टेप है पहले, इसके पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है। स्टेप क्या क्या है भाई, सबसे पहले है इनिशिएशन, सबसे पहले क्या है, इनिशिएशन। मान लीजिए कि ये आपका डीएनए है, ठीक है, तो भाई हाइड्रोजन बॉन्ड में अपना जुड़ा होगा, है ना। टेम्परेचर का मेन रोल होता है पीसीआर में, ठीक है, 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टार्ट होता है इनिशिएशन का प्रोसेस, ठीक। 98 में डीनेचुरेशन होगा, 98 में होगा। अरे रुको ना भाई, उसके बाद होगा ना डीनेचुरेशन, पहले इनिशिएट तो करने दो, इनिशिएट होगा तब ना। सुनो, इनिशिएट होगा पहले, ठीक है, पहले रिप्लिकेशन इनिशिएट होगा, उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम लोगों को देना पड़ेगा उसको,
ठीक, जब 96 डिग्री टेम्परेचर हमने दिया, इनिशिएट किया, अब ये किस प्रोसेस में पहुंचेगा? अब ये पहुंचेगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या? ये दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले क्या होंगे? अलग होंगे। याद करो, रिप्लिकेशन फॉर, है ना, याद करा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नेक्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। अरे यार, किसमें कौन कलर डाला हुआ है? डीनेचुरेशन, जब ये 96 से 98 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तब ये क्या होगा? इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूटने लगेंगे। ठीक है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे? टूटने लगेंगे, और ये दोनों डीएनए क्या होगा? सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है ना? हाँ, कौन सा एंजाइम था? लाइगेज तो चिपकाने का काम करता है भाई। एग्जाम की तैयारी चल रही है इन लोगों की। कौन कट कर रहा था यहाँ? हाँ, कौन था? किसी को नहीं याद आएगा, प्रिंस भी भूल गया है। हैं? जल्दी याद करो। पॉलीमरेज नहीं था, प्राइमेज भी नहीं है, और कौन सा एंजाइम इसमें यूज किया था? याद करो। हेलिकेज है, एच से कुछ शुरू हुआ था। ठीक है ना, अभी हम लोग एंजाइम में नहीं जाएंगे। ठीक है, रेप्लिकेशन हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये डीनेचर हो गया। ठीक, अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होता है एनीलिंग। ठीक, अब क्या होगा? एनीलिंग का मतलब है अब प्राइमेज आकर प्राइमर को जोड़ेगा। प्राइमर याद है ना? मान लीजिए कि 3' to 5' है, ये 5' to 3' है। हम लोग जान रहे हैं हमेशा जो क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, वो 5' to 3' होता है। ठीक है ना? तो प्राइमर एक आया और यहां जुटेगा। एक प्राइमर आएगा, कहाँ जुटेगा? यहाँ जुटेगा। ठीक है ना? ये किस एंजाइम्स की मदद से? प्राइमेज। ठीक, एक आएगा, यहाँ जुटेगा। ठीक है ना? अब हम लोग वहां पर रिप्लिकेशन फॉर्क वाला बोले थे, कैसे कैसे, वो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, पर नेचुरली कैसे, एक कट डीएनए है तो कैसे होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर प्राइमेज की सहायता, तो इस स्टेप का नाम है एनीलिंग। ठीक, जब प्राइमेज आकर के क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है आपका क्या? आगे के नेक्स्ट जो आपका स्ट्रैंड है उसके फॉर्मेशन में सबसे पहले प्राइमर जुड़ता है, उसके बाद जाके वहां पर डीएनए पॉलीमरेज जुटेगा, है ना? उसके बाद जाके डीएनए पॉलीमरेज जुटेगा। ये एनीलिंग होगी 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, 50 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। उसके बाद शुरू होगा इलोंगेशन। क्या होगा? यहाँ पर आके डीएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा और वो इनिशिएट कर देगा, है ना? जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो अपना बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा इलोंगेशन। क्या होगा भाई? क्या होगा? ये जो यहाँ प्राइमर जुटा था, ये आगे ही क्या करने लगेगा? ये स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा फ्रॉम 5' to 3'। ठीक, और ये जो यहाँ जुटा था वो इस फील्ड में यहाँ 5' to 3' क्या करेगा? अपना उसका कॉम्प्लीमेंट्री दोनों का बना दिया। मतलब एक डीएनए कितने में बदल गया? 2 में बदल गया, और ये होता है 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना? 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी मल्टीपल, अब यही प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है ना? अब यही प्रोसेस क्या चलते रहेगा? अब ये फिर क्या होंगे? डीनेचर्ड होंगे। एक फाइनल होल्ड होता है कि मतलब अब ये बार बार रिप्लिकेशन चल रहा है। मान लो कि
फिर ये क्या होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी ये दोनों सेपरेट हो जाएगा, ठीक। फिर कोई प्राइमर आकर यहाँ जुटेगा, मान लीजिए क्या है 3' to 5' है, और ये आपका 5' to 3' है, ठीक है। तो कोई प्राइमर आकर यहाँ जुटेगा, कोई प्राइमर आकर यहाँ जुटेगा, और यहाँ से यहाँ बनाएगा, यहाँ से यहाँ बनाएगा ना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ ये 3' to 5' है, तो यहाँ से जुटेगा, यहाँ से यहाँ बना लेगा 5' to 3'। फिर यहाँ 5' to 3' है, तो यहाँ जुटेगा, यहाँ से यहाँ बना लेगा, ठीक। फिर ये प्रोसेस आगे चलता चलेगा, ठीक। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना, जितनी कॉपी उसके बनानी है। फिर बाद में आएगा एक फाइनल होल्ड, क्या अब नहीं बनाना है, ठीक है ना, फाइनल होल्ड। अरे यार हम इसमें क्यों घुसा दे रहे हैं, फिर अभी इसकी तो जरूरत है। मतलब फाइनल होल्ड होगा कि अब नहीं बनाना है, तो वो होता है 4 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। टेम्परेचर को क्या कर देते हैं हम लोग, कम कर देते हैं, ठीक। तो इस तरह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, एक मशीन आती है इसकी, ठीक है ना, इसकी एक मशीन आती है। जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे थी वहां पर ये मशीन, तो ये इस तरह से डीएनए की कॉपी बनाती है, ठीक है। इनिशिएट होता है सबसे पहले 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसके बाद डीनेचर होते हैं, मतलब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड जब अलग हो गए तो एनीलिंग का प्रोसेस होता है। क्या होता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ये प्रोसेस का नाम थोड़ा सा अलग है ना। क्या है, प्राइमेज जो एंजाइम्स है उसकी सहायता से प्राइमर क्या था, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए था, जो यहाँ की जो कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यहाँ जो बेसिस होंगे उसके, ताकि यहाँ पर जाके वो क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। तब जाके डीएनए पॉलीमरेज को पता चलेगा कि हमको कहाँ से इनिशिएट करना है ना। तब यहाँ पर जाके डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और इलोंगेशन शुरू हो जाएगा, और ये नई अपना उसकी जो भी स्ट्रैंड है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, और ये प्रोसेस फर्दर चलता रहेगा तब तक, जब तक हम लोग जितना कॉपी चाहते हैं तब तक वो चलता रहेगा। जब हम लोगों को रोकना है तो फाइनल होल्ड आपका 4 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टेम्परेचर, है ना। तो ईच स्टेप इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव, समझ गए। चलिए, तो ये हो गया हमारा पीसीआर। अब हम लोग चलते हैं वेक्टर की ओर। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, मल्टीपल कॉपी बना लिए, अब हम लोगों को क्या करना है, उसको वेक्टर में डाल करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, ठीक है ना। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए पहले हम लोग जानते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग किसके अंदर बनाएंगे। तो एक क्या चाहिए हम लोगों को, वेक्टर चाहिए, जिसके डीएनए के साथ ये जो हम लोगों ने, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जाकर अटैच करेगा, ठीक है। और ये कौन होता है, ये अक्सर प्लाज्मिड होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं किसी बैक्टीरिया के अंदर, और वो आराम से किसी भी अदर बैक्टीरिया के अंदर भी क्या कर सकते हैं, रिप्लिकेट कर सकते हैं, अपनी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरल भी वेक्टर्स प्रेजेंट है, और हम लोगों ने कुछ बना भी रखे हैं, ठीक है। मगर ग्रो कहाँ करेगा, बैक्टीरिया के अंदर ही करेगा ना। चलो हम लोग देखते हैं वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर भी बोल सकते हैं हम लोग। डबल एन होता है, एक ही होता है, ठीक है, एक ही होता है ना। क्लोनिंग वेक्टर, ठीक। तो हम लोगों ने क्या बताया कि जो वेक्टर है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं किसी बैक्टीरिया के अंदर, और ये प्लाज्मिड भी हो सकते हैं, मोस्टली यूज किया जाता है प्लाज्मिड को, ठीक है ना। क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया है ना, तो इसके अंदर अपना तो डीएनए वगैरह है ही, जो जेनेटिक मटेरियल है ही, साथ ही साथ एक सर्कुलर डीएनए भी है ना। और यही सर्कुलर डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, और इसकी कैपेबिलिटी है कि ये किसी भी अदर बैक्टीरिया के अंदर भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो हम लोग प्लाज्मिड को ही एज अ वेक्टर यूज करते हैं इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, पर ऐसा नहीं है सिर्फ प्लाज्मिड को यूज करते हैं, हम लोग बैक्टीरियोफाज को भी यूज करते हैं। याद करो, एक वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, बैक्टीरिया के अंदर जाके ग्रो करता है, तो बैक्टीरियोफाज को भी हम लोग करते हैं। कॉस्मिड होता है उसको भी करते हैं, रेट्रोवायरस है उसको भी करते हैं, पर हम लोग यहाँ पर प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये जो वेक्टर होते हैं उसके 3 फीचर्स होते हैं, ठीक है। वेक्टर हैव 3 फीचर्स।
सबसे पहला है कि भाई वेक्टर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से रिप्लिकेशन शुरू होगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, वो वाली जगह होनी चाहिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन सबसे पहले तो इनिशिएट करने के लिए यही चाहिए, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओरी कहते हैं। और आपको यहाँ पर ये एक टिपिकल टाइप का क्या है भाई, PBR 322 एक वेक्टर है, ठीक है ना। और इसका देखो ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ पर से होगा, यहाँ पर से होगा। हर उसका जो डीएनए का पार्ट है ना, अलग अलग एरिया, उस सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर दिख रहा है बैम, हाई, साल 1, हिंद 3, ये सब क्या था, ये सब क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यही है ना। सबका अपना अपना क्या है, प्लेस है। मतलब कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस सबका अपना होगा, जहां पर जाकर वो डीएनए को कट करता है, जहां पर जाकर वो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेगा, वहीं पर वही वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर उसी सीक्वेंस में जाकर कट करेगा, तब जाके स्टिकी एंड बनेंगे और जाके ज्वाइनिंग होगी। समझ गए। तो जैसे कि मान लो कि हम लोग मान लो इको R1 का यूज कर रहे थे, ठीक है ना। तो इको R1 का इसका नामकरण याद है ना, ये सब तो बता दिए थे, ठीक है ना। तो इको R1 का मान लो हम लोग यहाँ, अब तो अभी हम लोग देखे थे कि उसका क्या सीक्वेंस है, वही सीक्वेंस यहाँ भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो वाला ये अगर सेम एंजाइम से हम लोग कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आकर के कट करेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आकर कट करेगा। तो वहां से निकालेंगे और यहाँ पर आकर उसी बेस स्टिकी एंड रहेगा, वो बेस आराम से क्या होता है, चिपक जाता है। और जब ये चिपक गया तो वो बन गया क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब इसके डीएनए के साथ एक और डीएनए क्या है, दूसरा फॉरेन डीएनए अटैच्ड हुआ है, ठीक है ना, फॉरेन डीएनए अटैच हुआ। तो एक तो हो गया भाई। अब जब अटैचमेंट होगी तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा ना, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो एक प्लेस है जहां से ओरिजिन क्या होता है, स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है कि जहां जब चिपक रहा है वहां से ओरिजिन स्टार्ट होगा, नहीं, पूरा डीएनए बनेगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूरा बनेगा ना, ठीक है। तो ओरिजिन होगा, ठीक है। जो फर्स्ट वेक्टर अधिकतर यूज किया जाता है, वाइल्डली यूज वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर है ये जो यूज किया जाता है, PBR 322, ठीक है, जिसका फिगर आप लोगों को बना हुआ दिख रहा है। और ये फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है जो 1977 में बनाया गया था, ठीक है। फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक। फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है ना। इसको जो खोजने वाले साइंटिस्ट थे, नाम आता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए जानिए बुक में है या नहीं है। इसका PBR जो है ना, P4 प्लाज्मिड, ठीक है। और ये जो BR है, इनको खोजने वाले साइंटिस्ट है, ठीक है ना। B4 बॉलीवर, ठीक है। R4 क्या है, रॉड्रिग्यूज, ठीक है। तो ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस PBR को बनाया था, ठीक है ना। और सीक्वेंस था उसका 322, ठीक। अगला हम लोग बढ़ते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई, it helps to identify and distinguish between ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अभी ये क्या होता है अभी, हाँ, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसको हम लोग होस्ट में डालेंगे, ठीक है ना। अब देखो, पहले हम लोग ये जानते हैं ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कुछ रिकॉग्निशन साइट होते हैं, ठीक है। कुछ हम लोगों क्या, ये जो
आपको ये PBR 322 दिख रहा है, ये इसका 2 साइड जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ठीक है। 2 साइड, ये AMP क्या है, एम्पिसिलिन, और ये TET क्या है, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है ये, हाँ ये क्या है, एंटीबायोटिक है। तो 2 साइट जो है इसके, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है, ठीक। आ गई बात समझ में इतना। अब मान लीजिए कि हमने बैम हाई लिया है, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक। अब देखिए इस प्लाज्मिड को अगर हम लोग एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन वाले सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसको कुछ नहीं होगा, समझो पहले, क्योंकि इसमें क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट है, ठीक। मतलब कि अगर हम लोग एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में इसको हम लोग पुट कर रहे हैं इस PBR को, तो इस भाई ये रेजिस्टेंस एरिया है, इसको कुछ नहीं होगा, ये ग्रो करता रहेगा, अब हम लोग को क्या करना है, इसको किसी होस्ट में डालना है ना, इसको हम लोग किसी होस्ट में डालना है, या फिर हम होस्ट में डाल के भी हम लोग हो सकता है कि कल्चर करें हम लोग इसका, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए कि बैम हाई हमने लिया है और बैम हाई तो यहाँ से कट हो जाएगा, अभी मैं मिटा नहीं रही उसको, बैम वाला एरिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एंडोन्यूक्लियस काट देगा ना इसको। मान लीजिए हम लोग बैम हाई वाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एरिया तो उसने क्या कर दिया, कट कर दिया, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, और यहाँ पर आकर कोई फॉरेन DNA अटैच हो गया है, ठीक है, यहाँ पर आके कोई फॉरेन DNA क्या हो गया, अटैच्ड हो गया, यहाँ पर कोई फॉरेन DNA मान लीजिए आकर अटैच्ड हो गया, अब रिकॉम्बिनेंट बन गया है, ठीक है, समझ रहे हो, समझेंगे बात को। अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो एरिया तो काट दिए हम लोग, समझ रहे हो, उस एरिया को हम लोगों ने क्या कर दिया, काट दिया। अब अगर हम लोग इसको एम्पिसिलिन वाले मीडियम में डालेंगे तो ये ग्रो करेगा, क्या नहीं करेगा, उसका वो तो है, AMP तो है, क्यों नहीं करेगा, AMP वाले मीडियम में अगर हम लोग डालते हैं तो वो अपना मल्टीपल कॉपी बनाता रहेगा, लेकिन अगर हम लोग टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में इसको डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन वाला एरिया को हम लोगों ने तो कट करके हटा रखा है, ठीक है। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना सेलेक्टेबल मार्कर, ये सेलेक्टेबल मार्कर है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। अब किस एरिया में कटिंग हुई है, हाँ, अब उसका रेजिस्टेंट नहीं है, हाँ, ये वाला है ना, मान लीजिए टेट्रासाइक्लिन वाले एरिया में कटिंग हुई है, तो अब ये टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट नहीं है, तो हम लोगों को उसको ऐसे मीडियम में ग्रो करना होगा जो क्या होगा, एम्पिसिलिन वाला मीडियम होगा, तब जाकर ये अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, नहीं तो ये अपनी मल्टीपल कॉपी नहीं बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेंट सेल ले लेते हैं, मतलब मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या करा है, 3 मीडियम ले रखे हैं, है ना, 3 मीडियम ले रखे हैं, एक में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी नॉर्मल रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं डाल रहे, इस प्लाज्मिड को डाल दे रहे हैं, और इसमें भाई क्या है, टेट्रासाइक्लिन भी है, मतलब ये नॉर्मल डाल रहे हैं, तो अगर ये दोनों का ही मीडियम हो, टेट्रासाइक्लिन का हो या फिर एम्पिसिलिन का हो, ये जाएगा, इसको कुछ नहीं होगा, आराम से ग्रो करेगा, अब रिकॉम्बिनेंट नहीं है, ठीक है ना। तो और अगर हम लोगों ने दूसरा लिया और इसको हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट बनाया हुआ है, और मान लीजिए कि टेट्रासाइक्लिन वाला एरिया कट गया है और ये फिर ये मीडियम में दोनों चीजें हैं, तो ये ग्रो करेगा, दोनों है, नहीं करेगा, दोनों ही है, मान लीजिए काटा है हम लोग ने टेट्रासाइक्लिन वाला, ठीक है ना, तो हम लोग को क्या करना होगा, पर्टिकुलर मीडियम को सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें उसको क्या करना है, हम लोग को ग्रो कराना है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करते, जब हम लोगों ने कट करा, ठीक है, जब हम लोगों ने कट कर दिया है और रिकॉम्बिनेंट DNA बना दिया है, अब कौन सा मीडियम में वो ग्रो करेगा, कौन सा एरिया उसका कट हुआ है, एम्पिसिलिन कट हुआ है, टेट्रासाइक्लिन कट हुआ है, तो हम लोग उसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है
कि किस मीडियम में इसको डालने पर क्या होगा, ग्रो करेगा। तो जो ग्रो कर रहा है वो ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। अब हम लोग देखो, अब ये प्लाज्मिड एक ही नहीं ना, ये बैक्टीरिया में ये तो अपना मल्टीपल कॉपी बना रहा है ना। आपने किसी डाल दिया क्या, फॉरेन डीएनए को डाल दिया, किसी में जाकर के वो अटैच हो गया है, लेकिन सब देखने में एक जैसा है। भाई ये माइक्रोस्कोपिक है, हम लोग किसको निकालें वहां से बाहर होस्ट में डालने के लिए, ठीक है ना। कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि कौन सा डालेंगे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग ये मीडियम तैयार करते हैं, ठीक है, कि कौन से मीडियम में ये ग्रो कर रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ठीक है ना। तो जो भाई ग्रो कर जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेंट है, मतलब वो हमारा क्या है, मीडियम के हिसाब से। मान लो हम लोग तो काटे हैं किसको, बैमहाई को काटे हुए हैं, ठीक है ना। तो एम्पीसिलिन मीडियम में जो ग्रो करेगा, ठीक है, एम्पीसिलिन मीडियम में जो ग्रो करेगा, मान लो ये एम्पीसिलिन का मीडियम है, ये टेट्रासाइक्लिन का मीडियम है, ये दोनों का मीडियम है, ठीक है, ये दोनों का ही मीडियम है। तो जो नॉर्मल प्लाज्मिड होगा वो इसमें पूरा ग्रो कर जाएगा, पूरा ग्रो कर जाएगा दोनों ही में। लेकिन जो मान लीजिए कि हम लोगों ने तो बैम हाई पे कट कर रखा हुआ है, रिकॉम्बिनेंट है, ठीक। अब यहां पर हम लोग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट तो ये है नहीं, तो एम्पीसिलिन में ये ग्रो कर गया, ये अपनी मल्टीपल कॉपी बनाने लगा, ठीक है। यहां पर तो ये नॉर्मली बनाएगा ही, ठीक। लेकिन अब ये क्या होगा, इसमें ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, इसमें ये ग्रो नहीं करेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि यही वाला सेल है रिकॉम्बिनेंट, है ना ये है ना वो है, ठीक है, समझ जाएंगे हम लोग, ठीक। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने दोनों मीडियम रखा था, यहाँ एक मीडियम रखा था, एम्पीसिलिन का ये टेट्रासाइक्लिन का था। तो ये हम लोग जान रहे हैं कि इस एरिया में ही हम लोगों ने कटिंग कर रखी है, तो ये टेट्रासाइक्लिन में तो ग्रो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जो एम्पीसिलिन में ग्रो करेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, होस्ट में डालेंगे। आई बात समझ में, अब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। तो जो एम्पीसिलिन में, मतलब अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस एरिया में हमने कटिंग करा था, तो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट नहीं होगा वो, ठीक है। तो वो किस में ग्रो करेगा, टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो करेगा, समझ गए। चलिए, तो ये हो गया आपका क्या, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या करेगा, डिफरेंशिएट कर लेता है ना, सेलेक्टेबल मार्कर। थर्ड देखिए, थर्ड होता है क्या, क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, यहां पर इंसर्शन इन एक्टिवेशन, एक्चुअली में इंसर्शन एक्टिवेशन ही हम तुम लोग को बता रहे थे, ठीक है ना। यहां पर इंसर्शन एक एक्टिवेशन टेक्निक क्या होगा, काम करेगा, इंसर्शन एक्टिवेशन टेक्निक क्या होगा, काम करेगा, ठीक। ये रिकॉग्नाइज, ये सेलेक्टेबल मार्कर हो गए, ये दोनों एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर है। और ये जो क्लोनिंग साइट है उसमें इंसर्शन एक्टिवेशन यही है, कौन सा इंसर्ट करेंगे, कौन एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, किस मीडियम में हम लोग कर रहे हैं, कौन एक्टिवेट हो रहा है और कौन डीएक्टिवेट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग दोनों मीडियम में करेंगे तो नेचुरल वाला इसमें एक्टिवेट होगा। ये क्या होगा, अगर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट इसमें बचा हुआ है, टेट्रासाइक्लिन को हमने कट किया है, तो ये इसमें क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और इसमें क्या होगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग किसी मीडियम में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो एक्टिवेट हो रहा है या डीएक्टिवेट हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग साइट, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग साइट बोल रहे हैं, ठीक है। और उसी के बारे में इतना लिखा हुआ कि किस मीडियम में हम लोग डाल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। अब देखो, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल। तो एक टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड जो है मोस्टली प्लांट और एनिमल में यूज होने वाला वेक्टर है, ठीक है।
देखो वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, थोड़ा बुक देखिए। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट एंड एनिमल from bacteria and viruses which has known this for ages. How to deliver gene to transform eukaryotic cells and force them to do what the bacteria or virus want. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे भाई, प्लांट और एनिमल में अब ग्रो कराएंगे। For example, Agrobacterium tumefaciens, a pathogen of several dicot plant, is able to deliver a piece of DNA known as tDNA to transform normal plant cell into a tumor and direct these tumor cells to the produce chemical required for the pathogen. ठीक है, मतलब प्लांट में ये क्या करता है, ग्रो कर जाता है, टीडीएनए जो है वो ग्रो कर जाता है और फिर वो क्या कर रहा है भाई, जैसे कि एक ट्यूमर फॉर्म कर देता है और उससे जो केमिकल बनता है वो फिर यूज किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली ये रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल। ठीक, रेट्रोवायरस कर देता है। बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग जीन बाय पैथोजेन in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vector for delivering genes of interest to humans. तो ये जो ट्यूमर इंक्यूबेटिंग, ठीक है, टीआई का फुल फॉर्म क्या हुआ, ट्यूमर इंक्यूबेटिंग plasmid of Agrobacterium tumefaciens has now been modified into cloning vector which is now more pathogenic to the plant but is still able to use the mechanism to deliver gene of our interest into a variety of plant. Similarly, retrovirus have also been disarmed and are now used to deliver desirable gene into the animal cell. So once a gene or a DNA fragment has been ligated into suitable vector, it is transfer into bacteria, प्लांट और एनिमल होस्ट। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक्चुअली में ये क्या है कि अगर हम लोग प्लांट और बैक्टीरिया में ये डाल रहे हैं तो या तो ट्यूमर फॉर्म कर दे रहा है या कैंसरस सेल फॉर्म कर ले रहा है, लेकिन हम लोग उसको मॉडिफाइड करके डाल रहे हैं तो ये बैक्टीरिया प्लांट और एनिमल में भी क्या कर पा रहा है, एज अ वेक्टर एक रोल प्ले कर पा रहा है बिना वेक्टर को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो मोस्टली यूज होने वाला जो एनिमल में और प्लांट में वेक्टर है वो क्या है, टीआई प्लाज्मिड है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, वेक्टर की बात। अब हम लोग देख लेते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बन रहा है। हम लोग बहुत बार इसको बात कर चुके है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों का, कि जो नेक्स्ट स्टेप है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। हाँ, तो वही तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अरे एक तरफ से एक्टिवेशन हो रहा है, एक तरफ से इनएक्टिवेशन चल रहा है। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों का। अब हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ लिए, कैसे कटिंग होती है वो जान लिया। अब देखो एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसे फॉर्मेशन ऑफ, पता नहीं चौथा स्टेप ही कौन सा है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए देख लेते हैं हम लोग कैसे होता है। ठीक है, मान लो एक जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, और एक क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर है। ठीक, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिसकी मल्टीपल कॉपी हम लोगों को करनी है। ये हो गया आपका वेक्टर। अब इन दोनों को क्या करना, मान लो कि ये वाला एरिया हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट कर दिया। ठीक है, तो ये मिल गया हम लोगों को, ये मिल गया हम लोगों को। ठीक है ना, और हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ये वाला कट कर दिया एरिया। ठीक, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, निकल गया बाहर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये एरिया काट के हटा दिया वेक्टर में, ये वाला हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिए। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ जो वेक्टर है, वेक्टर का ये पार्ट रहेगा और जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर यहाँ पर क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, जुट गया। जब ये जुट गया तो क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो कब ऐसे करके लगाओ या ऐसे करके लगाओ, फिगर आप लोगों को अलग अलग दिखेगा। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, जब हम लोग इसको इन दोनों को जोड़ दिए
है ना, किसमें डाल करके, वेक्टर में डाल करके, तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया। ठीक है ना। आगे के प्रोसेस में हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको होस्ट में डालेंगे। हाँ, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में डालेंगे, हाँ कि नहीं डालेंगे? ठीक है, डालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। नेक्स्ट स्टेप 5वां है शायद, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। ठीक है, इंसर्शन ऑफ क्या, ठीक है ना? कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है क्या? पानी प्यास लग रहा है तो पियो ना। चलो, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब क्या करना है, होस्ट में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोगों को डालना है। ठीक है, अब डालेंगे कैसे, बाय 3 प्रोसेस, याद है ना, लास्ट क्लास में बताया था मैंने। हाँ, कैसे होगा, जीन गन के थ्रू। हाँ, डिचकियां, हाँ ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग, उसको डाल देंगे। इसको बायोलिस्टिक भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा क्या, दूसरा क्या, माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, और एक था आपके बुक में नहीं है शायद, इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन, और तीसरा माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, अभी मैं फिगर दिखाऊंगी तुम लोग। ठीक, माइक्रो पिपेट रहता है, उससे डायरेक्ट हम लोग न्यूक्लियस के अंदर डाल देंगे। ठीक, होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट डाल देंगे। इसमें क्या कर रहे हैं, जीन गन में हम लोग बंदूक चला रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट न्यूक्लियस में डाल रहे हैं। और इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक मीडियम देंगे, है ना। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो खुद ही मूव करता हुआ दूसरे सेल के अंदर घुस जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर भी तो हम लोग को बहुत कुछ क्या है भाई, निकालने में जब इतनी तकलीफ थी तो घुसाने में भी तो तकलीफ होगी ना। ठीक है, तो ये तीनों प्रोसेस से क्या होता है, होस्ट के अंदर चला जाता है जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है। ठीक, अब ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हम लोग होस्ट के अंदर डाले क्यों हैं, क्यों डाले हैं होस्ट के अंदर, क्यों डाले हैं हम लोग होस्ट के अंदर, बताओ जल्दी से, क्यों डाले होस्ट के अंदर? ताकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई। हाँ, जो कैरेक्टर हम लोग चाह रहे थे, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट में था, वो भाई मल्टीप्लाई करे, वही मल्टीप्लाई करे। ठीक है ना, वही हम लोग चाह रहे हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ठीक है, ऑब्टेनिंग, अब हम लोगों को क्या करना, ऑब्टेन करना है उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए से। हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन चाहिए, है ना। उसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन चाहिए जिसमें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला कैरेक्टर होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर क्या, एक फिगर आप लोग देख रहे हैं 9.7, बायोरिएक्टर। ठीक है, बायोरिएक्टर दिख रहा है एक फिगर आप लोगों को, एक मशीन है। ठीक है, अभी हम लैपटॉप में दिखाते हैं इसको। अब ये मशीन जो है ना, अभी ऐसे ही बना दे रहे हैं हम, अभी हम लोग आपको लैपटॉप में दिखाते हैं, उतना नहीं बनाएंगे। ठीक, ये क्या करता है, घुमा रहा है। ठीक है ना, अब इस जो प्रोटीन बन रही है, जो डीएनए वहां, उसको खूब घुमाएगा, खूब घुमाएगा, खूब घुमाएगा, इतना घुमाएगा कि उसकी मल्टीपल से मल्टीपल कॉपी होती जाएगी उसको प्रोटीन की, जिस प्रोटीन का हम लोगों को क्या मतलब है, जो हम लोगों को ऑब्टेन करना है। तो एक बायो रिएक्टर, ये बड़े बड़े टैंक होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उस मशीन में हम लोग उसको क्या करेंगे, डाल के इतना घुमाएंगे, इतना घुमाएंगे। ठीक है, जब तक वो प्रोटीन जितना उनको चाहिए उतना ना बन जाए, तब तक आप देख रहे हैं फिगर में, है ना।
मतलब एक टैंक में हम लोग 100 से 1000 लीटर ले सकते हैं बायोरिएक्टर में, ठीक है। तो लार्ज वॉल्यूम 100 से 100 से 1000 लीटर of culture can be processed was required. Thus, a bioreactor can be thought of a vessel in which raw material are biological converted into the specific product. जो रॉ मटेरियल है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, इंडिविजुअल एंजाइम्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन सेल को भी हम लोग उसमें यूज कर लेता है। बायोरिएक्टर प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ये होता है, ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, सबस्ट्रेट होना चाहिए, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन सबकी मात्रा क्या होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल ही जितना चाहिए, जितने की जरूरत है बस उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अभी हम ये दोनों ही आप लोगों को लैपटॉप में दिखाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम डिटेल नहीं कर रहे। सातवां प्रोडक्ट प्रोसेस हम लोग का डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये देखो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है। अब यहाँ जो हम लोगों ने ऑब्टेन किया ये पूरा घुला हुआ है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को नहीं चाहिए, है ना, वेस्ट वगैरह भी आए होंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को फिल्टर आउट करना है, उसको निकालना है, जिसके लिए हम लोगों ने इतना तामझाम कर रखा है ना, इतना प्रोसेस जितना हम लोग किए, इतना स्टेप चलाए, तो हम लोग को वो प्रोटीन चाहिए अब, ठीक है। बाकी उसके साथ जो इम्प्योरिटीज है वो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो नेचुरल प्रोसेस है ना, फिल्टरेशन एंड सेडिमेंटेशन, जब भी हम लोग कोई चीज को क्या करते हैं भाई, प्यूरिफाई करना है हम लोग को, सबसे पहले बड़ी चीजों को छान लिए और छोड़ दिए कि नीचे वो सेटल डाउन हो जाए, है ना, और बाकी ऊपर वाली चीजों को क्या करें, डिकेंटेशन के थ्रू निकाल लिए। तो सबसे पहले यही प्रोसेस होता है, ठीक है। और उसके बाद फिल्ट्रेशन सेडिमेंटेशन के बाद फिर हम लोग और फर्दर क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स के थ्रू क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई करते हैं और बिल्कुल प्यूरिफाइड जो प्रोटीन है उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं, जिसकी हम लोगों को क्या है जरूरत है। और फिर वो हम लोगों में अगर मेडिकल फील्ड में कुछ दवाइयां बनानी है तो भेज दिए हम लोग उसको बनाने के लिए, ठीक है।